तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, न्यू टॉपिक जो है रशियाज रिसर्जेंस एंड यूएस रशिया टेंशन। क्या पढ़ना है हमें इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर? इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है कि किस तरीके से जो रशिया अभी तक 1990s के तरफ, 1991 के तरफ पूरी तरीके से टूट चुका था, वो अब दोबारा लौट के आ रहा है। और अब यूएस और रशिया के बीच की टेंशन्स बढ़नी शुरू होगी और ज्यादा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1991 में सोवियत रशिया सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया इकोनॉमिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। ओके, 1990 में रशिया का जो इकोनॉमिक सिचुएशन था ना, बहुत ख़राब। ग्लोबल ऑर्डर में रशिया का जो इम्पैक्ट था बिल्कुल कम हो चुका था। लेकिन 2000 2000 2000 के समय में रशिया पावरफुल बनना शुरू करेगा। कैसे? क्योंकि अब एंट्री हो रहा है व्लादिमीर पुतिन की। अब रशिया का प्रेसिडेंट बनने वाला है व्लादिमीर पुतिन। अब देखिएगा किस तरीके से रशिया दोबारा वापसी करता है। समझिए, समझिए पुतिन का जो लीडरशिप है ना, इसके बारे में थोड़ा समझिए। पुतिन देखा कि रशिया का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत खराब है, और पुतिन खोज रहा था, क्योंकि पुतिन एक एक्सपर्ट रहा है इन सब मामलों में। पहले वो जो रशिया के जो जासूस ग्रुप होता है उसका मेंबर हुआ करता था, तो मिलिट्री के अंदर भी था। तो पुतिन को पता था कि सिचुएशंस को हैंडल करते कैसे हैं। तो पुतिन को दिखा कि उसके देश में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तेल, गैस, इन सब की। तो पुतिन ने अपनी इकोनॉमी को, रशिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। पुतिन ने अपने आर्मी को और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा मॉडर्न बनाया, ताकि फिर से रशिया दुनिया में एक पावरफुल कंट्री बनकर उभरे। ठीक है। जिस तरीके से नेटो जिस तरीके से नेटो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था, इन सब का विरोध रशिया ने किया, अमेरिका के खिलाफ विरोध किया, ताकि नेटो इस तरीके से जो एक्सपेंशन हो रहा है नेटो का वो ना हो सके। ठीक है। उसके बाद एक घटना घटी 2014 में, 2014 में क्रीमिया, यूक्रेन आपको पता है, यूक्रेन के नीचे एक पार्ट है, यूक्रेन के नीचे वाला पार्ट जिसको बोलते हैं क्रीमिया। क्रीमिया में सिचुएशंस बिगड़ना शुरू हो चुकी है। क्या हुआ क्रीमिया में? देखिए, 2014 में यूक्रेन के अंदर एक प्रो वेस्टर्न रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। प्रो वेस्टर्न रिवॉल्यूशन का मतलब है कि अब यूक्रेन के लोग ज्यादातर किससे जुड़ने वाले हैं? यूक्रेन के लोगों का सोच किनसे मिल रहा है? प्रो वेस्टर्न लोगों से। प्रो वेस्टर्न मतलब, समझिए, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। यूरोप और नेटो का सपोर्ट करने लगे यूक्रेन के लोग, ये मतलब होता है प्रो वेस्टर्न रिवॉल्यूशन का। अब क्योंकि यूक्रेन रशिया से टच होता हुआ है, रशिया से नजदीक है यूक्रेन, तो यूक्रेन अगर खुद को नेटो या यूरोप में मिलाना चाहता है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनाना चाहता है, तो इससे चिंता किसको होगी? डेफिनेटली रशिया को होगी। तो यूक्रेन की जनता क्या कर रही थी? यूक्रेन की जनता ने रशिया सपोर्टेड प्रेसिडेंट, यूक्रेन में उस समय जो प्रेसिडेंट था वो रशिया के सपोर्ट से बना था। तो यूक्रेन में जो प्रेसिडेंट है, जो रशिया के सपोर्ट से प्रेसिडेंट बना है, यूक्रेन के लोगों ने उस रशियन सपोर्टेड प्रेसिडेंट को ही हटा दिया, और
अमेरिका और यूरोप के साथ अपनी नज़दीकी बढ़ाने लगे। कौन? यूक्रेन की जनता, यूक्रेन। रूस को यह डर था कि यूक्रेन कहीं नेटो या यूरोपियन यूनियन में जाकर शामिल ना हो जाए, जो कि रूस के लिए बहुत ही खतरे की बात है। तो इसके जवाब में रूस ने क्रीमिया पर, क्रीमिया रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और उसे रूस में मिला लिया। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका, यूरोप ने इस बात के लिए रूस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगानी शुरू की। इकोनॉमिक सैंक्शन क्या होता है कि रूस के साथ कोई बिजनेस ना करे, रूस के बैंकों को सपोर्ट ना देना। ये रूस को एज सच, मतलब रशिया को एज सच कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। फिर क्या किया रशिया ने? 2015 में, एक साल के बाद ही, सीरिया में भी रशिया ने इंटरवेंशन किया। क्या हुआ देखिए। तो सीरिया के अंदर 2011 में सिविल वॉर चल रहा था, जिसमें सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद की जो सरकार थी, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे कि नहीं, हमें बशर अल असद नहीं चाहिए। तो अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो सब उन लोगों का सपोर्ट कर रहे थे जो सरकार के खिलाफ खड़ी थी, जबकि रशिया ने बशर अल असद को सपोर्ट किया। रशिया ने बशर अल असद के सरकार को बचाने की कोशिश की। रशिया ने सीरिया में अपनी सेना भेजी और हवाई हमले करवाए, जिससे बशर अल असद की सरकार बच गई। इससे रूस ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाई और अमेरिका के प्रभाव को भी चुनौती दी। अमेरिका को यहां से एक बड़ा चुनौती मिला। ठीक है। और रूस भारत के लिए क्या मतलब रखता है? देखिए, भारत और रूस के बीच दोस्ती, भारत और रूस के बीच जो फ्रेंडशिप है वो बहुत पुरानी है। रशिया भारत को हथियार जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम और ऑयल वगैरह भी रशिया इंडिया को दिया करता है। इंडिया ने क्रीमिया और सीरिया वाली जो इशू है, इसमें अपने आप को न्यूट्रल रखा, क्योंकि वो रशिया और अमेरिका दोनों के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहता था। तो इस पूरे टॉपिक का समरी क्या है कि 1990s में रूस कमजोर था, रशिया कमजोर था, लेकिन 2000 में व्लादिमीर पुतिन की लीडरशिप में रशिया ने अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बढ़ाई। रशिया ने क्रीमिया पर 2014 पर कब्जा करके और सीरिया में 2015 में इंटरवेंशन करके अमेरिका को चुनौती दी। क्रीमिया के कारण वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर प्रतिबंध, सैंक्शंस लगाए और अमेरिका और रशिया के रिश्ते भी खराब हुए। यह दिखाता है कि रशिया फिर से ग्लोबल पावरफुल कंट्री बनने की कोशिश में लगा हुआ था, और इससे दुनिया में टेंशन्स बढ़ेगी, कमेगी नहीं। ओके। चलिए, तब आप देख लीजिए अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। While the 1990s were marked by Russia's economic struggle and diminished global influence, and 2000 saw a resurgence under President Vladimir Putin, Moscow sought to reassert itself as a global power, opposing US policy in Eastern Europe and the Middle East. The turning point came in 2014 with Russia's annexation of Crimea, following Ukraine's pro-Western revolution. This act led to Western sanctions and a deep deterioration in US-Russia relations. Russia also intervened in Syria in 2015 to support President Bashar al-Assad, challenging US influence in the Middle East. तो चलिए, ये टॉपिक भी हमारा खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।